हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ए के ओझा। आज फिर आपके समक्ष बहुत ही यूजफुल टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूं और जैसा कि हमने आपको समझाया था कि मैं पूरी हिस्ट्री को बहुत ही आसानी से आपको समझाने जा रहा हूं और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट डेट्स और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को सबसे पहले समझा जाए। और इस क्रम में इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें एंशिएंट इंडिया के बारे में बात की गई है, यानी कि एंशिएंट इंडिया के इम्पोर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताया गया है, जो कि जनरल स्टडी का या जनरल नॉलेज का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और इससे हिस्ट्री बहुत आराम से समझ सकते हैं। इस टॉपिक में हम आपको द रूलर्स ऑफ दिल्ली के रूलर्स के बारे में आपको बताएंगे और सबसे पहले इसमें हम स्पेशली आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताएंगे, इन लोगों का तोमर्स के बारे में बताएंगे कि इन लोगों का ये समय कब का था और इनमें कौन इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं और इनको आप लोग याद कर लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स से यह रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पेन और पेपर के साथ बैठिए और डेट को खुद भी आप नोट कीजिए। ऐसे मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, लेकिन आप खुद अपने राइटिंग में इसको नोट कीजिए तो आपको ज़्यादा याद आएगा। और देखिए, इसके ये जो वीडियो है, इसके पहले का जो वीडियो वो एंशिएंट इंडिया के बारे में है और इसका भी उसका लिंक हम आपको आई बटन में हम दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। और ज़रूर अगर ये सब वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके पास कोई कमेंट हो तो ज़रूर दीजिए ताकि इसको और बेहतर किया जा सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, द रूलर्स ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के शासकों के बारे में आपको बताएंगे और उसमें सबसे पहले हम आते हैं राजपूत डायनेस्टीज के बारे में बताएंगे। इसमें देखिए, राजपूत डायनेस्टी शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको सल्तनत पर आते हैं। इसमें तोमर्स हैं और तोमर लोग जो शासन किए हैं वो अर्ली 12th सेंचुरी टू 1165, यानी कि 12वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर और 1165 तक ये तोमर्स का शासन रहा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए वह हैं अनंगपाल। देखिए, अनंगपाल, ये अनंगपाल जो हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट तोमर शासक हैं और इनका जो समय है वह 1130 से 1145। इसको नोट करते जाइए कि तोमर्स में तोमर का से शासन जो है अर्ली 12th सेंचुरी टू 1165 रहा, यानी कि 12वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर 1165 तक रहा। इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक हैं वो अनंगपाल हैं, जिनका कि समय 1130 टू 1145 एडी, यानी कि 1130 ईस्वी से 1145 ईस्वी है। तो इनका ये शासन रहा। ये समझिए कि इसमें मैं आपको पहले ही बताया कि इम्पोर्टेंट रूलर्स को याद कीजिए, क्योंकि तब आपको कन्फ्यूजन कम से कम होगा। तो इसके बाद देखिए चौहान आइए, इसके बाद चौहान आते हैं। हालांकि ये अनंगपाल 1145 तक इनका शासन रहा, 1130 से, इसके बाद भी ये 20 वर्षों तक इस वंश के शासक रहे हैं। लेकिन और उसके बाद आपके चौहान वंश आते हैं। ये चौहान वंशों का जो शासन है, ये देखिए, ये 1165 से 1195 ईस्वी सन है, एडी है। देखिए एडी, ये सब हम एडी में लिख रहे हैं, एडी, इसको भी आप एडी समझ लीजिए। तो यह चौहान का शासन जो रहा वह 1165 एडी टू 1195 एडी, यानी कि 1165 से 1195 एडी रहा। और इसके जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं वह है पृथ्वीराज चौहान। इनके बारे में बहुत आप लोग कहानियाँ भी सुनते होंगे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो भी लिखा है। तो ये पृथ्वीराज चौहान है और इनका जो समय है वह है 1175 से 1192 ईस्वी सन, यानी कि 1175 टू 1192 एडी। ये पृथ्वीराज चौहान का है, आप याद कीजिए। इन्हीं के साथ ये तराई के युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ है और 2 युद्ध हुआ है, 2 वार हुआ है। एक 1191 में, यानी कि 1191 में एडी में, जिसमें कि
गोरी हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान वहाँ पर विजेता होते हैं, लेकिन इनको वहाँ उस समय जीवन दान देते हैं। फिर दोबारा 21 साल के बाद फिर वही तराई के मैदान में ही दूसरी बार मोहम्मद गोरी और आपको पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है, वार होता है, और यही समय है 1192 1192 AD। और इस समय पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और यहीं से चौहान वंश समाप्त हो जाता है। फिर देखिए इसके बाद की जो कहानी है, जो इम्पोर्टेंट हमारा शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद मोहम्मद गोरी तो वापस चले जाते हैं, लेकिन भारत पर अपने 2 गवर्नर, 2 सेनापतियों को यहाँ पर अपॉइंट करके चले जाते हैं, और वह है दिल्ली और लाहौर के जो गवर्नर हैं वह कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, और बंगाल का गवर्नर, आप बंगाल बिहार उस समय संयुक्त हुआ करते थे, तो वहाँ का बख्तियार खिलजी थे, तो या बख्तियार खलजी। अब देखिए 1206 में मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो अपने को सुल्तान घोषित कर लेते हैं। तो अब ये समय, यहीं से अर्ली तुर्किश रूलर शुरू होते हैं। ये जो है अर्ली तुर्किश रूलर, ये लोग तुर्क थे। तो ये देखिए इनका जो समय है 1206 से 1290 AD ईस्वी सन, यानी 1206 टू 1290 AD ये अर्ली तुर्किश रूलर का समय है, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक हैं। हालांकि और इसको गुलाम वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये शासन ये लिए थे उस समय ये गुलाम थे। उसके पहले ये पहले गुलाम थे मोहम्मद गोरी के ही, लेकिन जब ये शासक बनते उस समय ये गुलाम से मुक्त हो चुके हैं। फिर भी चूंकि पहले गुलाम रह चुके हैं, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। तो खैर ये जो दिल्ली सल्तनत के इन्हीं को फाउंडर माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये 1206 में शासक बनते हैं और 1206 से लेकर बहुत कम समय तक शासन करते हैं 1210 में, और उसी समय यह पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जो शासक होते हैं वो देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और इनका जो समय है आपको ये 1210 से, देखिए यहाँ 1210 लिख लीजिए, ये 1210 से 1236 AD है। 1210 से 1236 AD यानी कि ईस्वी सन। AD का मतलब एनो डोमिनी होता है, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो बिल्कुल इसको याद करते जाइए कि जो अर्ली तुर्की रूलर्स हैं उनका शासन ये 1206 से 1209 ईस्वी सन तक चलता है, 1206 टू 1290 AD तक चलता है। इसके जो फाउंडर हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, और यही दिल्ली सल्तनत के फाउंडर माने जाते हैं और हैं भी। और ये इनका समय जो है 1206 से 1210 तक, ये कम समय तक इनका शासनकाल रहता है। इसके बाद ये चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इल्तुतमिश शासक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, और इन्हीं के समय में आपको दिल्ली सल्तनत का एक रियल रूप आता है। तो बहुत लोग इनको वास्तविक शासक इन्हीं को मानते हैं, लेकिन फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगर आएगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आपका आंसर होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनाने का शुरुआत किया था, हालांकि यह काम को आगे इल्तुतमिश ने बढ़ाया। तो इल्तुतमिश का समय है 1210 से 1236 AD। इसके बाद देखिए रजिया, इन्हीं को रजिया सुल्तान भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुल्तान बनी उस समय किंग को, शासक को सुल्तान कहा जाता था, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। तो रजिया है, रजिया का जो समय है यह 1236 से 1240 AD या ईस्वी है, यानी कि 1236 टू 1240 AD रजिया
का समय है। रजिया इल्तुतमिश की ही पुत्री थी और यह एक क्रांतिकारी कदम था इल्तुतमिश के द्वारा कि अपने पुत्रों के होते हुए भी उस समय उन्होंने एक अपने पुत्री को अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो ये समय है। फिर रजिया के बाद घियासुद्दीन बलबन शासक बनते हैं। बहुत ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका टाइम याद कर लीजिएगा। यह 1266 से 1287 एडी है। ये घियासुद्दीन बलबन है और इन्हीं के समय में आपको दिल्ली सल्तनत का एक कंसोलिडेशन होता है। ये बहुत ज़्यादा साम्राज्य को विस्तार पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि जो साम्राज्य है उसको ये संगठित करने में और उसको कंसोलिडेट करने में ज़्यादा ये समय देते हैं। और यही इनको कहा जाता है कि इन्होंने आपको ब्लड एंड आयरन की थ्योरी का उपयोग किया था। तो ये सब या चालगानी को समाप्त किया था। ये सब चीज़ आपको जब ये पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो आपको समझाया जाएगा। अभी मेरा मूल मकसद है कि आप हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट रूलर्स, इम्पोर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स को ही समझिए और फिर इसके आधार पर आप पढ़ाई आगे कीजिएगा। अब देखिए ये आपका अर्ली तुर्किश रूलर है। इसके बाद खलजी वंश आता है। ये भी आपका दिल्ली सल्तनत, ये टोटल दिल्ली सल्तनत अभी हम आपको समझा रहे हैं। ये चौहान के बाद, पृथ्वीराज चौहान के बाद ये दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। तो ये देखिए खलजी डायनेस्टी है, इसके बाद खलजी वंश होता है। चूँकि वो शासकों का जो आपका टाइटल था, पदवी था, वो खलजी था, इसलिए इसको खलजी डायनेस्टी कहा जाता है। और इसकी स्थापना जलालुद्दीन खलजी करते हैं। इसके पहले शासक हैं और जलालुद्दीन खलजी का जो शासन है वो देखिए 1290 टू 1296 यानी 1290 से यह 1296 तक है। ये ईस्वी सन है। ये ईस्वी सन आप बोल सकते हैं, एडी यानी ईस्वी सन। तो ये देखिए घियासुद्दीन बलबन जो है यह 1266 से 1287 तक हैं और फिर 3 साल तक थोड़ा वीक रूलर आते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। अंततः जलालुद्दीन खलजी शासक बनते हैं और खलजी वंश की स्थापना होती है। यह फाउंडर हैं और इनके बाद इन्हीं का भतीजा अलाउद्दीन खलजी आते हैं। देखिए अलाउद्दीन खलजी जो दिल्ली सल्तनत को साउथ तक ले जाते हैं। इनके सेनापति मलिक काफूर बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है और उनके सेनापतित्व में, उनके गवर्नरशिप में ये जाकर साउथ तक इनका साम्राज्य फैलता है। तो खैर ये अलाउद्दीन खलजी हैं। ये जलालुद्दीन खलजी के ही ये भतीजे थे। जलालुद्दीन खलजी इनको बहुत मानते हैं, हालांकि इन्होंने जलालुद्दीन खलजी की हत्या भी कर दी है। तो उनके ये भतीजे भी थे, नेफ्यू भी थे और उनके यह दामाद भी थे, ये सन इन लॉ भी थे। तो इनका जो शासनकाल है यह 1296 से 1316 ईस्वी सन तक है, एडी तक। 1296 टू 1316 देखिए ये सब बिल्कुल आप नोट करते जाइए और लिखते जाइए। फिर ये अलाउद्दीन खलजी के बाद देखिए ये 1316 है। फिर इसके बाद कुछ कमज़ोर शासक लोग आते हैं और हमने बिल्कुल इम्पोर्टेंट लोगों का ही नाम लिखवा रहे हैं क्योंकि उतना ही आप सब याद कर पाइएगा, इसलिए ये किया जा रहा है। फिर देखिए उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ जाती है, डायनेस्टी चेंज होती है और ये डायनेस्टी का नाम एक्चुअली इन लोगों की जो टाइटल होती थी उसके आधार पर हुआ है। तो तुगलक डायनेस्टी इसका जो समय है वह 1320 यानी 1320 से 1414 एडी तक उसका समय है। ठीक है, 1320 टू 1414 एडी यानी 1320 से 1414 समय ईस्वी सन तक ये तुगलक डायनेस्टी चलती है। आप आराम से इनका शासन जोड़ सकते हैं। देखिए तो ये बहुत एक लंबा समय तक ये शासन चलता है और इसमें देखिए इसके जो संस्थापक हैं वह घियासुद्दीन तुगलक हैं। इम्पोर्टेंट है, ये घियासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी के ये फाउंडर होते हैं। ये सभी आपको दिल्ली सल्तनत के ही पार्ट हैं। बार बार मैं इसको समझा रहा हूँ। इनका जो समय है 1320 से 1324 तक अल्प समय तक ये शासन करते हैं, मात्र 4 साल है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो मेन संस्थापक थे उनका भी कम समय का शासन था। ये भी घियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 यानी कि 1320 टू 1324 एडी तक शासन आपका रहता है घियासुद्दीन तुगलक का। इसके बाद इनके ही पुत्र मुहम्मद बिन तुगलक आते हैं और बहुत ही
ये इम्पोर्टेंट शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, और इनको माना जाता है कि बहुत पढ़े लिखे शासक हैं। इन्हीं के समय में आपको इब्न बतूता, ये अफ्रीकन ट्रेवलर है, ये आते हैं। इब्न बतूता इनके समय में मोरक्को के थे, और इनके बारे में इब्न बतूता की जो भी अकाउंट से जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है। इनका जो समय है यह 1324 से 1351 AD तक रहता है, और इन्हीं को बहुत लोग पगला सुल्तान के नाम से भी जानते हैं हालांकि। और इन्होंने जो राजधानी है दिल्ली से दौलताबाद यही ले गए थे। इन्होंने ही ब्रोंज का क्वाइंस सब चलाया था। तो इनके बहुत कुछ वर्क हैं मोहम्मद बिन तुगलक के जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग रूलर्स, डेट्स और इवेंट्स को ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। बस याद इतना ही कीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है वो 1324 से 1351 ईस्वी सन तक, यानी 1320 to 1351 AD तक शासन रहता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक इन्हीं के पुत्र आते हैं, और फिरोज शाह तुगलक का जो शासन है वो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी, बहुत लंबा ये शासन 37 ईयर्स तक होता है। ये सभी AD में है, तो इनका शासनकाल आता है फिरोज तुगलक का। इन्हीं के नाम पर फिरोज शाह कोटला वगैरह बना हुआ है, और इन्होंने बहुत ही रिफॉर्म किया है, सुधारवादी काम ये किए थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक है। और इसके बाद देखिए 1388, इसके बाद कुछ कमज़ोर शासक आते हैं, उनका हमने यहाँ पर अभी चर्चा करना उचित नहीं समझा है, क्योंकि मेन शासक को जब आप याद कीजिएगा इसी परिप्रेक्ष्य में आप हिस्ट्री को पढ़िएगा, आपको बहुत आसान लगेगा, कन्फ्यूजिंग नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। अब देखिए इसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है। सैयद डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये देखिए 1414 से 1451 AD तक आपको सैयद डायनेस्टी आती है। 1414 टू 1451 AD यह सैयद डायनेस्टी है। इसके संस्थापक भी आपके खिज्र खान हैं, और इनका जो समय है वह 1414 टू 1421 खिज्र खान है। 1414 से 1421 AD यही सबसे इम्पोर्टेंट इसके शासक हैं, बस इन्हीं को याद कीजिए। और इसके बाद फिर लोदी डायनेस्टी आ जाती है, और लोदी डायनेस्टी का जो ये टेन्योर है, ये कार्यकाल है, यह 1451 से 1526 AD ये आपको लोदी डायनेस्टी है, यानी 1451 टू 1526 AD दिस इज द लोदी डायनेस्टी। और लोदी डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो फाउंडर हैं वो बहलूल लोदी हैं। बहलूल लोदी नोट कर लीजिए। इनका जो समय है ये देख लीजिए 1451 से 14 ये 89 AD है, 89। 1451 टू 1489 AD ये बहलूल लोदी हैं, और ये शासन करते हैं। इनके बाद इनके पुत्र सिकंदर लोदी आते हैं। ये देखिए सिकंदर लोदी, इनका समय है 1489 टू 1517 AD है। सिकंदर लोदी 1489 से 1517। सिकंदर लोदी का नाम निजाम खान था। ये इनका जो चाइल्डहुड नेम है यह निजाम खान, और ये बहलूल लोदी के लड़के थे। और इनके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि इन्होंने ही ये कहा जाता है कि आगरा शहर को इस्टेब्लिश किया। हालांकि वो शहर दूसरे नाम से वो जगह पहले से भी आ रहा था, लेकिन आगरा को 1504 में ये इसके फाउंडर माने जाते हैं। तो अगर ये GK में क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आगरा शहर, तो ये सिकंदर लोदी को बोला जाता है। टाइम ये है 1504 ईस्वी सन। इसके बाद सिकंदर लोदी के ही लड़के इब्राहिम लोदी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए इतिहास में इब्राहिम लोदी। इनका समय होता है 1517 से 1526 AD। वेरी इंपॉर्टेंट, इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी के समय में ही इनका युद्ध, देखिए इनका अंतिम जो समय है वो 1526 AD है, 1526 AD। ये 1526 AD 1526 ईस्वी सन को याद कीजिए। और यही समय है पानीपत का पहला युद्ध।
ठीक है। तो देखिए हम जो स्टार्ट किए थे, ये देखिए चौहान वंश के बाद जो दिल्ली सल्तनत आई है वह तराई के युद्ध के बाद आई। तराई का जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, और यह भी हरियाणा में है। और देखिए 1526 यह भी हरियाणा में पानीपत है, वहाँ पर युद्ध होता है। यहाँ से तराई के युद्ध के बाद से हम कह सकते हैं कि ये जो पृथ्वीराज चौहान का शासन समाप्त होता है, और वहीं से ये दिल्ली पर ये दिल्ली सल्तनत या तुर्कों के शासन का समय शुरुआत होती है। और हालांकि उसकी विधिवत स्थापना जो है वो 1206 ईस्वी में हुई है। तो ये इब्राहिम लोदी हैं, इनके समय में पानीपत का युद्ध हुआ है। तो ये देखिए पानीपत, वार ऑफ पानीपत या पानीपत का युद्ध कर दीजिए, ऐसे लिखिए वार ऑफ पानीपत, वार ऑफ पानीपत। ये 1526 1526 एडी है। यही इब्राहिम लोदी हैं, इब्राहिम लोदी, और यह जहीरुद्दीन बाबर के साथ हुआ था। और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। और उसी बाबर के जीतने के बाद भारत में मुग़ल राजवंश की स्थापना होती है, मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना होती है। उसके फाउंडर हैं जहीरुद्दीन बाबर। तो फिर वह बाबर के लड़के हुमायूं होते हैं, उनके बाद उनके पुत्र जो हैं वह अकबर हैं, उसके बाद जहांगीर हैं। तो ये आगे चलता है, फिर से शाहजहाँ हैं और औरंगजेब हैं। तो ये सब चीज़ हम मुग़ल डायनेस्टी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, और उसमें पूरी मुग़ल डायनेस्टी और उसके इम्पोर्टेंट घटनाओं के बारे में आपसे मैं चर्चा करूँगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं एंशिएंट इंडिया के बारे में चर्चा किया हूँ। ये बहुत ही छोटे छोटे कैप्सूल फॉर्म में ये वीडियो बनाया जा रहा है, और बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट जो शासक हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उन्हीं को हम बता रहे हैं। और बस ये डेट को आप नोट कर लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए, और इसके बाद थोड़ा सा आप हिस्ट्री का अध्ययन कीजिए, हिस्ट्री को पढ़िए, देखिए कितना आपको हिस्ट्री समझ में आता है, और आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके इम्पोर्टेंट जो भी लिंक्स हैं इससे जुड़े हुए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा, और इसको पढ़िए। इसी के साथ ये वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा, जिसमें कि हम मुग़ल डायनेस्टी के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया के बारे में बताएंगे। और इस तरह से हिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान होने जा रही है। थैंक यू।